नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे आम आदमी के जीवन पर अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के पड़ने वाले प्रभावों की। जानेंगे कॉफी से कैसे तैयार होता है स्वच्छ ईंधन। साथ ही दुनिया के 110 देशों के लिए खतरा बने डेंगू पर हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। गांधी पीस प्राइज 2014 हुआ इसरो के नाम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों मिला पुरस्कार। राजधानी में आयोजित हुई नेशनल स्पेस मीट। समाज और आर्थिक विकास पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के पड़ने वाले प्रभावों पर हुई चर्चा। वेस्ट कॉफी ग्राउंड से बन सकता है जैव ईंधन। वैज्ञानिकों ने किया नया शोध। कंप्यूटर भी अब ले सकेंगे महक और स्वाद। रंग लाई वैज्ञानिकों की मेहनत। डेंगू के डंक से देश है बेहाल। कैसे करें इससे अपना बचाव, जानेंगे खोज खबर में। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को गांधी पीस प्राइज 2014 से नवाजा गया। 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान इसरो को गौरवान्वित होने का मौका मिला। 1985 में संगठित गांधी पीस प्राइज ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव लाती हैं। पेश है एक रिपोर्ट। सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन से लेकर बेहतर नेविगेशन और मौसम व आपदा प्रबंधन तक, प्राकृतिक संसाधनों की मैपिंग से लेकर स्वास्थ्य व संचार सेवाओं तक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने देश की प्रगति और विकास कार्यों में अपना अतुल्य योगदान दिया है। देश के आर्थिक विकास के लिए इसरो के अथक प्रयासों के मद्देनजर इसरो को वर्ष 2014 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान इसरो के अध्यक्ष AS किरण कुमार ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों ये सम्मान ग्रहण किया। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलयान की सफलता पर इसरो को बधाई देते हुए आम आदमी और अंतरिक्ष को करीब लाने के इसरो के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना साल 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के मौके पर की गई थी। ये वार्षिक पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों व संगठनों को दिया जाता है जो गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते हुए देश में सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक बदलाव लाने में बहुमूल्य योगदान देते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने विज्ञान के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। मार्स मिशन से लेकर आम आदमी के जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े पहलू पर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की छाप साफ नजर आती है। प्रगति की राह पर आगे बढ़ते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अब शासन प्रक्रिया के सही संचालन और विकास में भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए राजधानी दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने नेशनल स्पेस मीट का आयोजन किया। पेश है एक रिपोर्ट। मौसम व प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाने से लेकर नेविगेशन व मानचित्र सुविधाएं मुहैया कराने तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने विज्ञान के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। अब सवाल ये उठता है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रशासन और विकास में कैसे मददगार साबित हो सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हाल ही में राजधानी दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने प्रशासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और अनुप्रयोगों को प्रोत्साहन देने पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को एक साथ एक मंच पर लाकर ये चर्चा करना रहा कि वो कैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जरिए अपने प्रशासन और विकास की प्रक्रिया को बेहतर बना सकते हैं। इस नेशनल स्पेस मीट के उद्देश्यों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने, प्राकृतिक संसाधनों की बेहतर देखरेख करने, आपदा प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाने,
राज्य स्तरीय जियो स्पैशियल डेटा रिपोजिटरी का निर्माण कर विभिन्न राज्यों की मदद करने और राज्यों को स्टेट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस मुहैया करवाने पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। प्रधानमंत्री कार्यालय व राज्यों के कई सचिवों व महासचिवों सहित अंतरिक्ष विभाग और इसरो के प्रतिनिधियों ने भी इस मीट में हिस्सा लिया। हम ये मान के चले कि गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, एफिशिएंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रियल टाइम डिलीवरी के लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी ये सबसे ताकतवर हमारे पास माध्यम होता है। बैठक में कृषि, ऊर्जा व पर्यावरण, मूलभूत सुविधाओं के नियोजन, जल संसाधन, प्रौद्योगिकी के प्रसार, विकास संबंधी योजनाओं, संचार और नेविगेशन, मौसम व आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी मुद्दों पर भी बातचीत हुई। अगर कोई आपसे कहे कि कंप्यूटर सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं या फिर किसी चीज का जायका ले सकते हैं, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? आज से पहले होता तो आप जरूर इन बातों को हंसी में ही टाल देते, लेकिन अब नहीं। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि निर्जीव कंप्यूटर में भी अब सेंसेस विकसित हो सकती हैं। उसके पास अपनी नोबल ई नोज, ई टंग और ई ईयर आ चुके हैं। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा समय में हमारे जीवन का हर पहलू इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रभावित है। इस लीग में अब नवीनतम एडवांस्ड ई सेंसिंग टेक्नोलॉजी भी शुमार हो गई हैं। ये तकनीक मानव इंद्रियों की नकल करते हुए किसी वस्तु विशेष की गंध और स्पर्श ले सकती हैं। इन एडवांस्ड ई सेंसिंग टेक्नोलॉजीज के माध्यम से सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग कोलकाता ने चाय के परीक्षण के लिए नोवल ई टंग का निर्माण किया है। इन ई टंग प्रणालियों के माध्यम से चाय की शुद्धता, इसके स्वाद की विशेषताओं, चाय की किस्मों और उम्र आदि का पता लगाया जा सकता है। इस ई टंग को सीडैक कोलकाता के एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट यानी ई-एग्री-एन प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्नत किया गया है। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर वाला ये पोर्टेबल ई टंग सिस्टम माउस के एक क्लिक के साथ ही चाय का परीक्षण कर सकता है। We have developed electronic tongue also using voltammetric technique. Once again, an array of electrochemical sensors, and that can objectively find out the quality of tea to start with. That is how strong the tea are, how astringent the tea is, and that can be found out. सीडैक कोलकाता द्वारा शुरू किया गया ई-एग्री-एन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा फंडेड एक राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एग्री इलेक्ट्रॉनिक्स और इकोलॉजी मॉनिटरिंग के क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स R&D सुविधाएं मुहैया कराना है। देश के अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सीडैक कोलकाता अपने ई-एग्री प्रोजेक्ट के द्वारा कृषि पर्यावरण डोमेन के लिए प्रासंगिक उन्नत IT विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। टी टेस्टर सिस्टम के साथ साथ सीडैक कोलकाता ने लुगदी और कागज उद्योग द्वारा उत्पन्न औद्योगिक बदबूदार संघटकों को जांचने के लिए हैंड हेल्ड ई नोज के निर्माण के साथ साथ रेशम के धागे की मोटाई और कोकून में रेशम कंटेंट को जांचने की तकनीक भी उन्नत की है। Our technologies like eNose, eVision and eTongue have first been developed for tea, then we came on to rice. Technology transfers have already taken place in these areas of eNose, eVision, eTongue in tea and rice. And now we are customizing these technologies for use so that they can be useful for the unified agri-marketing system which is coming into vogue in the country. इस परियोजना के तहत सीडैक द्वारा विकसित कुछ टेक्नोलॉजीज को व्यवसायीकरण के लिए कंपनियों को ट्रांसफर भी किया गया है।
प्रतियोगिता के इस दौर में जहां दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इंसान मशीन बनता जा रहा है, कॉफी को रिफ्रेशमेंट का अच्छा जरिया माना जाता है। ब्लैक कॉफी हो या एस्प्रेसो, कॉफी की महक भर से ही दिमाग तरोताजा महसूस करने लगता है। क्या आपने कभी ये सोचा कि इंसानी मशीनरी को चलाने वाली कॉफी वाहनों को भी चला सकती है? वैज्ञानिकों के नए शोध से पता चला है कि वेस्ट कॉफी ग्राउंड्स में मीथेन को सोखने की क्षमता होती है, जिससे इसे जैव ईंधन बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। सुबह की अखबार के साथ अगर एक कप गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए तो बात ही क्या। वैसे तो कॉफी को रिफ्रेशमेंट का अच्छा माध्यम माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस रिफ्रेशमेंट हॉट ड्रिंक के बचे हुए कॉफी ग्राउंड से वाहन भी चल सकते हैं? साउथ कोरिया के उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने यह कमाल कर दिखाया है। कचरे से स्वच्छ ईंधन का निर्माण करने के अपने प्रयोगों में सफलता हासिल करते हुए इस टीम ने ऐसा तरीका खोज निकाला जिसके जरिए वेस्ट कॉफी ग्राउंड्स को स्थायी पदार्थ में बदला जा सकता है। इस स्थायी पदार्थ में मौजूद सक्रिय कार्बन द्वारा मीथेन गैस को सोखकर जमा किया जा सकता है। ये जमा की हुई मीथेन वाहनों के लिए जैव ईंधन के तौर पर प्रयोग में लाई जा सकती है। सक्रिय कार्बन द्वारा स्थायी पदार्थ का निर्माण करने के लिए वेस्ट कॉफी ग्राउंड्स को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भिगोकर 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। सक्रिय कार्बन में मीथेन को सोख लेने की क्षमता होती है, इसलिए मीथेन कैप्चर के लिए सक्रिय कार्बन का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा मीथेन को गैस सिलेंडर्स में भरने से जुड़े खतरों को कम किया जा सकता है। कम लागत वाली ये प्रक्रिया एक दिन में ही पूरी हो जाती है और इको फ्रेंडली भी है। ये प्रक्रिया जैव ईंधन के माध्यम से प्रदूषण को कम करती है। इस प्रक्रिया द्वारा पर्यावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन को सोखकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। इस अध्ययन के परिणाम नैनो टेक्नोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हैं। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और चलिए अब नजर डाल लेते हैं विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश विदेश में चल रही गतिविधियों पर साइंस एक्सप्रेस में। देश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मिली इस मंजूरी के साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर अपतटीय क्षेत्रों के उपयोग के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में अधिकृत कर दिया गया है। साथ ही पवन ऊर्जा के राष्ट्रीय संस्थान को देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। इसके बाद अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में वृद्धि आएगी। राजधानी दिल्ली में 6 सितंबर को पिंकथॉन का आयोजन किया गया। 10 किलोमीटर की इस सालाना मैराथन का उद्देश्य स्तन कैंसर और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुद्दों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। ये तीसरी बार है जब यूनाइटेड सिस्टर्स फाउंडेशन द्वारा पिंकथॉन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में महिलाओं ने काफी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हिमालय की पारिस्थितिकी विविधता को सराहते और इसके संरक्षण की तरफ ध्यान दिलाते हुए उत्तराखंड राज्य ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के तौर पर मनाया। देहरादून में गांधी पार्क में आयोजित हिमालय दिवस समारोह का मुख्य उद्देश्य वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पर्वत श्रृंखलाओं और राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना था। इस समारोह में मुख्यमंत्री हरीश रावत और पर्यावरणविद व चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा सहित स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। अगले साल से हम और विभागों को भी और संगठनों को भी और जन संगठनों को भी इस अभियान का
हिस्सा बनाने जा रहे हैं और ये एक रेगुलर फीचर होगा हर साल जो है, ताकि हम हिमालय की मुहिम को जन मुहिम और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुहिम के रूप में परिवर्तित करने का काम है। इस मौके पर बच्चों ने वृक्षारोपण के महत्व का प्रचार करने के लिए एक रैली भी निकाली। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शिमला में 7 से 9 सितंबर तक 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फेयर एंड फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। राज्य में कृषि विभाग द्वारा आयोजित इस मेले का मुख्य उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को लोकप्रिय बनाना था। इस मेले में राज्य के विभिन्न जिलों से आए किसानों ने हिस्सा लिया और विभिन्न कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया। केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाले अध्ययन में पाया है कि केरल के तटीय इलाकों में पाए जाने वाले कुछ पौधों की प्रजातियां अचानक विलुप्त हो गई हैं। इनमें पेम्फिस एसिड्यूला और नाइपा फ्रूटिकन्स मुख्य हैं। विशेषज्ञों की माने तो बिना सोचे समझे बनाई गई तटीय योजनाएं सूक्ष्म जलवायु में आए परिवर्तन और बोनसाई के लिए प्रजातियों की निकासी इन स्थानीय प्रजातियों के विलुप्त होने के मुख्य कारण हैं। वैज्ञानिकों के इस अध्ययन ने क्षेत्र की बदलती माइक्रोहैबिटेट और पारिस्थितिकी जैसे प्रमुख कारणों को उजागर किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण किया है जिसके जरिए पैरालिसिस से ग्रस्त व्यक्ति स्वैच्छिक कदम उठा सकता है। इस प्रक्रिया में रोबोटिक स्टेप ट्रेनिंग और रीढ़ की हड्डी की उत्तेजना शामिल है। इनकी मदद से एक बैटरी संचालित सूट पहनकर पैरालिटिक पेशेंट अपने कदम आगे बढ़ा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा से डॉक्टर ये अनुमान लगाते हैं कि पीड़ित बैटरी संचालित सूट की मदद से पैर आगे बढ़ा रहा है या खुद अपने पैरों को हिला रहा है। इस रोबोटिक एक्सोस्केलेटन की मदद से इतिहास में पहली बार एक पूरी तरह से पैरालाइज्ड आदमी अपने पैरों की मांसपेशियों को नियंत्रित कर 1000 कदम लेने में कामयाब हुआ है। डेंगू ने सारे देश को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। अस्पतालों में डेंगू पीड़ितों की तादाद आए दिन बढ़ती जा रही है। एडीज मच्छर के आतंकी साए से क्या बच्चा क्या बड़ा कोई नहीं बचा है। ये मच्छर गंदे नहीं बल्कि साफ पानी में पनपता है। शुरुआत में तो इसके लक्षणों को पहचान पाना ही मुश्किल होता है। इंसान को पता भी नहीं लगता कि डेंगू का वायरस उसे कब अपना शिकार बना लेता है। उपचार के साधनों की कमी के कारण सावधानी ही इसके खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। आज के अपने खोज खबर सेगमेंट में हम बात करेंगे डेंगू के लक्षणों, उपचार और इसके प्रति बरते जाने वाली सावधानियों की। देश के अधिकांश हिस्सों से मॉनसून के जाने के साथ ही मौसम शुष्क होने लगा है। ऐसा मौसम मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होता है। पिछले कुछ हफ्तों में देश भर में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में ही इस साल सितंबर के प्रथम सप्ताह तक डेंगू के करीब 1259 मामले सामने आए, जो पिछले 5 सालों में सर्वाधिक हैं। 5 सितंबर तक दर्ज किए गए कुल मामलों में 428 नए मामले इस महीने के शुरुआती 7 दिनों के हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले अगस्त में दर्ज किए जाते हैं। सिर्फ अगस्त में ये आंकड़ा 778 रहा। डेंगू बुखार को 265 से 420 ईस्वी के चीनी इतिहास से जोड़कर देखा जाता है। चीनी इतिहास के अनुसार ये संक्रमण उड़ने वाले कीड़ों से होता था। उस वक्त इस संक्रमण को वाटर पॉइजन के नाम से जाना जाता था। क्योंकि डेंगू होने पर सिर, कमर, आंखों और जोड़ों में तेज दर्द रहता है, इसलिए आम भाषा में इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू एक मच्छर जनित बीमारी है जो डेंगू बुखार के वायरस की वजह से होती है। यह बीमारी एक बहुत ही साधारण से बुखार से लेकर बहुत ही भयानक रूप तक ले सकती है। कुछ मरीजों में ये एक बहुत ही साधारण फीवर होगा, जो 30-40% मरीजों को एक 3-4 दिन का बुखार होने के बाद ये ठीक हो जाएगा। और कुछ मरीजों में इसमें शरीर के मुख्य ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे किडनी, लिवर, लंग्स एंड इवन ब्रेन। और कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। डेंगू का वायरस ऐसे 4 संबंधित उपभेदों का समूह है
जिनकी संरचना पीलिया बुखार के वायरस के समान है। एक अनुमान के मुताबिक विश्व की 1/3 जनसंख्या को डेंगू वायरस से लगातार खतरा बना हुआ है। इसलिए इसके बारे में लोगों को जागृत करने के लिए विश्व भर में 15 जून को इंटरनेशनल एंटी डेंगू डे के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया की तरह डेंगू भी एक वेक्टर जनित रोग है। डेंगू का वायरस जीनस एडीज मच्छर की प्रजातियों द्वारा फैलता है, जिनमें से एडीज इजिप्टी मच्छर प्रमुख है। दुनिया भर के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाए जाने वाले एडीज इजिप्टी मच्छर की पहचान इसके शरीर और टांगों पर पड़े सफेद निशानों से की जाती है। ये मच्छर आमतौर पर दिन के समय काटते हैं। जब ये मच्छर डेंगू पीड़ित किसी व्यक्ति को काटता है तो ये खुद भी अपने पेट की अंदरूनी हिस्से की कोशिकाओं में वायरस से संक्रमित हो जाता है। 8 से 10 दिन बाद ये वायरस मच्छर की लार ग्रंथियों तक फैल जाता है। जब ये मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो उसकी लार के जरिए डेंगू का वायरस उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। डेंगू का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे नहीं फैलता। ये गर्भावस्था के दौरान या जन्म के समय संक्रमित रक्त उत्पादों और अंगदान के माध्यम से फैल सकता है। जब डेंगू वायरस से संक्रमित कोई मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो लगभग 3 से 5 दिनों के बाद उस व्यक्ति में डेंगू बुखार के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। ये संक्रामक काल 3 से 10 दिनों तक का भी हो सकता है। शुरुआती लक्षणों से साधारण बुखार और डेंगू में फर्क कर पाना मुश्किल होता है। डेंगू के मुख्य लक्षण अचानक हुआ तेज बुखार का होना, आंखों, सिर, कमर, जोड़ों व मांसपेशियों में तेज दर्द होना, थकान महसूस करना, मतली और उल्टी आना, शरीर पर लाल चकत्ते पड़ना और नाक, मसूड़ों व किसी चोट से रक्तस्राव होते रहना है। अगर समय रहते उपचार ना किया जाए तो डेंगू भीषण रूप धारण कर लेता है, जिसे हेमोरेजिक फीवर कहा जाता है। हेमोरेजिक फीवर में रक्तस्राव होता है, ब्लड प्लेटलेट्स में कमी आती है, ब्लड प्लाज्मा से लीकेज होने लगती है, पीड़ित व्यक्ति शॉक सिंड्रोम में आ सकता है और रक्तचाप में तेजी से कमी दर्ज की जाती है। ये अवस्था जानलेवा साबित हो सकती है, जिसके कारण शरीर के कई अंग खराब होने की संभावना बनी रहती है। डेंगू के वायरस, उसकी एंटीबॉडीज और पैक्ड सेल वॉल्यूम को जानने के लिए ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। डेंगू को वायरल संक्रमण या सामान्य बुखार मानकर स्वयं इसका इलाज नहीं करना चाहिए। अगर आप डेंगू को वायरल संक्रमण या सामान्य बुखार मानकर एस्पिरिन कंटेंट वाली कोई दवा खा लेंगे तो इससे आंतरिक रक्तस्राव या रक्तस्राव के स्तर में तेजी से वृद्धि भी हो सकती है। ऐसी सूरत में रोगी की हालत और खराब हो जाती है। हमें मरीज को क्लोजली, बड़े नज़दीकी तौर से देखना सबसे ज़रूरी चीज़ है। वो परिवार के स्तर पर और डॉक्टर के स्तर पर, दोनों स्तर पर देखने की ज़रूरत है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब मरीज को सिर्फ बुखार है, आप उसको कम से कम गोली दीजिए और सिर्फ क्रोसिन ही दीजिए, और उसकी खुराक और लिक्विड जो तरल पदार्थों के इंटेक के बारे में पूरा ख्याल रखा जाए। और पहले दूसरे 1 या 2 दिन के अंतर पे आप मरीज को, डॉक्टर को दिखाते रहे। वैसे तो डेंगू के लिए बनाए गए टीके CYD TDV ने क्लिनिकल ट्रायल्स को पास कर लिया है, लेकिन फिलहाल ये बाजार में उपलब्ध नहीं है। इलाज से हमेशा बेहतर होता है बचाव, इसलिए ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिनसे डेंगू की रोकथाम की जा सके। जैसे कि डेंगू का मच्छर गंदे के बजाय साफ पानी में पनपता है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने घर और घर के आसपास कूलर, गमलों व बर्तनों में पानी जमा ना होने दें। ऐसा करने से हम मच्छरों के प्रजनन को रोक सकते हैं। मच्छर भगाने वाली दवा और मच्छरदानी का प्रयोग करें। अगर आप घर से बाहर हैं तो ऐसे कपड़े पहने जिससे आपका शरीर पूरी तरह से ढका रहे। अगर मुमकिन हो तो घर के अंदर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि आपके घर के खिड़की, दरवाजे अच्छी तरह से बंद रहें ताकि मच्छर घर के अंदर न आ सकें। डेंगू के लक्षण पाए जाने पर पूरी तरह आराम करें, तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें और डॉक्टरी जांच करवाएं। डेंगू एक विश्वव्यापी समस्या बना हुआ है। जब तक इसके इलाज के लिए कोई कारगर दवा या टीका नहीं मिल जाता, तब तक सावधानी ही इसके खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है।
उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन विज्ञान और तकनीक की ताजा हलचल से आपको रूबरू करवाने के लिए अगले हफ्ते होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।